फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कई बातें हम पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, और दुनिया में भी हमने अलग अलग देशों में जाकर मतलब हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गए और दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बार बार भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करता है और भारत के लिए एक तरह से वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, और इसका जवाब हम ज़रूर देते हैं और ज़रूर देंगे। और यही बातें बताने के लिए तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं अलग अलग देशों में, और स्वाभाविक है हमें हमारा पक्ष रखना ही चाहिए, जो सही है वो बताना ही चाहिए। दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ये बात तो है। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू ज़रूर है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए पॉज किया गया है, ये भी हम जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमारे विपक्ष के कई नेता जो है उनके जो बयान अगर हम देखते हैं तो वो कह रहे थे कि हम भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, जो भी एक्शन वो लेंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर पॉज होने के बाद यही विपक्ष के नेता जो है उनकी जो कल बैठक हुई, उनके सुर देखो कैसे बदल गए हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने ये कहा कि भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज हुआ है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, वो किसी भी सभ्य नागरिक के मुंह में शोभा नहीं देता। और इतने बड़े आधिकारिक पद पर वो बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने जो कहा है प्रधानमंत्री के लिए वो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है। गलतियां या फिर जो भी आपके सवाल है उसकी भी एक औपचारिक सभ्य भाषा होनी चाहिए। वो मामला अलग है, वो विषय अलग है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे, उन्होंने जो कहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ताकत या जो पराक्रम हमारी सेना ने की है, जो पराक्रम करके दिखाया है, क्या एक तरह से उसका भी अपमान हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कर रहे? उन्होंने जो वर्ड यूज किया है प्रेशर, तो इसके पहले भी जितनी भी घटनाएं हमारे दोनों देशों के बीच हुए और जिस तरह के समझौते, जिस तरह के डिसीजंस लिए गए थे, क्या वो प्रेशर में नहीं लिए गए? क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल मन में था, और इसीलिए फिर हमने इतिहास में खोजना शुरू किया। उस टाइम पे प्रेशर का नाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन प्रेशर था क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो बात करते हैं 1947 की। भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान हुआ निर्माण, फिर विभाजन के टाइम में जो नरसंहार हुआ ये भी हम जानते हैं, पढ़ा है, देखा है, जो वीडियोज आते हैं या जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है उसमें। तुरंत 1947 में आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर जो आक्रमण किया वो एक आतंकवादी हमला ही था। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात कही कि मुजाहिदों ने जो आक्रमण किया है वो उसको रोकने के लिए फिर भारत सरकार ने कदम उठाए। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ, हम जीत रहे थे, और ऑल ऑफ ए सडन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने ये डिसीजन लिया कि सीज फायर किया जाए। उन्होंने ये मामला यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाने का फैसला ले लिया और वैसे ही किया। किसी की सलाह नहीं मानी, किसी का एडवाइस नहीं लिया। इवन सरदार पटेल ने भी कहा था कि ऐसा मत करिए, लेकिन नहीं माना, और नेहरू जी ने ये डिसीजंस लिए थे।
यूनाइटेड नेशंस में ये मामला चला गया और आज भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या कौन सा प्रेशर था उनके ऊपर कि उन्होंने ये डिसीजन लिया? इसके बारे में ये जो बुक है मेरे पास उसमें लिखा है जनरल SPP थोरात। बुक का नाम है 97 मेजर ब्लंडर्स ऑफ नेहरू जी रिटन बाय रजनीकांत पुरानिक। उसमें लिखा हुआ है SPP थोरात जनरल जो थे कि हमें सक्सेस मिल रही थी कश्मीर में, हम आगे बढ़ रहे थे, हम जीत रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन प्राइम मिनिस्टर ने होल्ड नॉट वो कर दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है अ ग्रेट प्रेशर मस्ट हैव बीन ब्रॉट टू बेयर ऑन हिम बाय द फॉर्मर गवर्नर जनरल। तो हमारे फॉर्मर पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पंडित जी वॉज अ ग्रेट पर्सनल एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेशर डाला था कि ये मामला यूनाइटेड नेशंस में लेकर चला जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। फील्ड मार्शल करियप्पा ने भी नेहरू जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम पूरा कश्मीर ले लेंगे। नहीं माना। कौन सा प्रेशर था? ये एक सवाल। तो 1947 से अब आते हैं 1950 में। तब पाकिस्तान के जो लीडर थे वो थे लियाकत अली खान। नेहरू जी और लियाकत अली खान इनके बीच में 1950 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको इतिहास में कहा जाता है नेहरू लियाकत पैक्ट। ये एग्रीमेंट हुआ है 1950 में, आज़ादी मिलने के बाद 3 साल। ओके, अब ये जो हुआ है, क्यों ये एग्रीमेंट हुआ? दोनों देश मतलब पाकिस्तान और भारत, ये दोनों देश में जो कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, पर्टिकुलरली हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हिंदू मुस्लिम के जो वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, कम्युनल टेंशन था, उसको रोकने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। भारत में सब अगर रुक गया था तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रुका? फिर यह जो पैक्ट है उसके क्या की फीचर्स थे? पहला था सिक्योरिटी प्रदान करना जो माइनॉरिटीज है। पाकिस्तान में कौन माइनॉरिटी था? हिंदूज थे, सिंधीज है, इनको संरक्षण दिया जाएगा। पाकिस्तान ने संरक्षण दिया। आप देखो कितना पॉपुलेशन तब था और अब कितना है। फिर इक्वालिटी ये भी था, कोई भी हो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पाकिस्तान ने कभी दी माइनॉरिटीज को या फिर हिंदूज को? नहीं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। पाकिस्तान में क्या था हालत? डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा था, अभी भी हो रहा है। नो अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान फॉर द माइनॉरिटीज। ये सब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, यहाँ सब जो जो लिखा गया था पैक्ट में वही जो की फीचर्स है वही मैं बता रही हूँ। Non-discrimination. Both countries pledged to eliminate discrimination based on religion, race, creed, caste, and promote sense of security among the minority communities. आज ये सवाल पूछो आप जाके वहाँ के जो माइनॉरिटीज है, क्या वो वहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश? नहीं करते हैं। फिर एजुकेशनल राइट्स, सारा कुछ है, की फैक्ट्स जो है उसके जो की फीचर्स है। तो नेहरू जी ने ये पैक्ट साइन करने के बाद क्या मिला हमको? युद्ध ही मिला है। युद्ध कौन सा था? 1965 का वॉर। जो बात इस पैक्ट में की गई, क्या पाकिस्तान ने कभी फॉलो की? इसके बावजूद फिर नेहरू जी ने क्यों ये बातें मानी? क्यों तब नहीं एक्शंस लिए गए रोकने के लिए? कौन सा प्रेशर था? जो प्रेशर की बात आज हो रही है वही सवाल है, कौन सा प्रेशर था? क्या सिर्फ इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति? ओके, तो ये रहा। अब 1950 से हम आते हैं 1960 में, जो बहुत महत्वपूर्ण साल इसलिए है क्योंकि इसी साल जो है इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की गई। नेहरू और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो, तो नेहरू जी ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की और इसमें बिल्कुल
क्लियरली ऐसा बोला जाता है कि 3 नदियां जो ईस्टर्न की तरफ जाएगी वो उसका पानी भारत लेगा, 3 नदियां जो वेस्ट तरफ जा रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मोर देन 80% ऑफ वाटर जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा, जो हमारे हिमालय से होते हुए, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिलती है। उन नदियों के बारे में बात करते हैं, रवि, ब्यास, सतलज, ये 3 रिवर्स। तो ये वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो भारत का एरिया, भारत का रीजन, भारत का पॉपुलेशन, भारत की आवश्यकता, इसको देखने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई। ये सारा जो है इग्नोर करते हुए सिर्फ पाकिस्तान के हक में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। मोर देन 80% ऑफ वाटर पाकिस्तान को जाता। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पैसे पाकिस्तान को दिए ताकि वो लोग इस नदियों के ऊपर कैनल्स बांध सके। और ये जब विरोध हुआ तो उन्होंने, मैंने आप पहले भी बताया था, तो नेहरू जी ने कहा था कि हम पीस खरीद रहे हैं। कौन से पीस के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा पीस हमको मिला? 1960s में ये अगर एग्रीमेंट हुआ है तो उसके तुरंत बाद 1965 का वॉर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इस पीस के बारे में बात करें, कौन सा प्रेशर था? ऐसे सारे एग्रीमेंट्स पे क्यों एक तरफा समझौता हम कर रहे थे? ये बात मन में थी और इसलिए ये बात मैंने आपके साथ शेयर की। तो 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी से जो है वो हुआ। इतना ही नहीं, वो साफ सफाई भी नहीं करना चाहते थे, ना किया गया। जो डैम्स बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, इसकी वजह से ये बात प्रधानमंत्री ने अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच में कही थी कि जो साफ सफाई करनी चाहिए थी वो भी नहीं की जाती थी और इसकी वजह से जो डैम का जो कैपेसिटी है वो कम होता गया है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले और उसके बाद थोड़ी थोड़ी साफ सफाई शुरू की गई। और जब साफ सफाई शुरू करने के लिए दरवाजे और ये सब साफ करने के लिए खोले गए तो कितना पानी वहाँ फ्लड आया, मतलब इतनी से इतनी बात हो गई। तो ये बात तब क्यों ध्यान में नहीं आई? इन लोगों के भी मन में ये क्यों बात नहीं आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल। कौन सा प्रेशर काम कर रहा था? फिर उसके बाद अब 1960 के बाद आते हैं 1965 का वॉर। तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ताशकंद समझौता हुआ, हमने जीता हुआ प्रदेश पाकिस्तान को फिर से वापस दे दिया, ये भी हमको मालूम है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हुई है, ये भी हमको मालूम है। तो तभी भी एग्रीमेंट होने के बाद यही अपेक्षा थी पीस, लेकिन नहीं मिला। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी जी, 1971 की बात करते हैं। तो 1971 में जो वॉर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में और जो देश का निर्माण हुआ बांग्लादेश, उसके बाद फिर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, सिमला एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के टाइम पे जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो थे और दोनों के प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थी, दोनों ने साइन किया। हमने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ दिया, जीता हुआ प्रदेश फिर से वापस कर दिया। तो हम जीत कर भी एक तरह से हार ही गए थे। जीते जरूर थे, लेकिन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने जब वापस कर दिया तो हमारे कितने सोल्जर्स वापस आए पाकिस्तान से? फिर उसके बाद जो प्रदेश हमने जीता था वो भी उनको वापस दे दिया। भाई उदारमतवादी है हम लोग, तो ऐसा करना था। तो यही बात कही लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि मेरी दादी ने डिसीजन लिया, किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आई। ठीक है, उन्होंने डिसीजंस लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट, सिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें भी मेंशन था कि हम पीसफुल रहेंगे। कितना पीस मिला? नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि प्रेशर नहीं था, लेकिन ये एक तुष्टीकरण की राजनीति जो ये कर रहे थे उसका प्रेशर उनके मन में जरूर होता होगा और इस तरह से एग्रीमेंट वो साइन करते गए, ऐसा हमें लगता है। तो आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा। आपके विचार, आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस क्या है ये आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो 1971-72 में ये शिमला एग्रीमेंट होने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान जो है वो समझ गया था कि हम कुछ भी करें, भारत
कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा, या लेता है तो एग्रीमेंट इस तरह के साइन करना है और हमें जो करना है, मतलब पाकिस्तान को जो करना है वही वो करता था। तो ना क्या मिला हमको, 1947 में वॉर, 1960 में जो वाटर ट्रीटी थी वो एक तरफा समझौता ही बोल सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, फिर शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद जहाँ पर हमने अग्री किया था पीसफुल टॉक करेंगे, कभी नहीं हुआ। फिर 1989 में पाकिस्तान ने जो प्रॉक्सी वॉर, जो इंसर्जेंसी कश्मीर में शुरू की, उससे हम आज भी लड़ रहे हैं। वो 1989 से शुरू हुआ, फिर 1999 में करगिल वॉर मिला, फिर उसके बाद मुंबई अटैक 2008 में, कितने सारे अलग अलग शहरों में आतंकवादी घटनाएं हुए, आतंकवादी हमले हुए। तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री, इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिए? मैं 2014 के पहले से बात कर रही हूँ। कौन सा ऐसे प्रेशर्स होते थे कि वो एक्शन लेने से डरते थे या एक्शन लेना नहीं चाहते थे, सिर्फ ड्रॉसियर ले लेके घूमते रहते थे, इधर जाते थे, यूएन में जाते थे और बताते थे देखो भाई पाकिस्तान ने इस तरह से आतंकवादी हमला किया है। और यही बात मन में रख के मुनीर ने पहलगाम अटैक किया। उसको ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भारत कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा, इसके बावजूद कि उरी का मालूम था, बालाकोट का मालूम था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से भारत अभी एक्शन लेगा। तो यही है नया भारत, नए भारत की नीति। और ऑपरेशन सिंदूर अब नीति नहीं, हमारी संस्कृति है। जो बात कहते हैं हम लोग बिल्कुल सही है। जो कभी सुधरता नहीं है उसको सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत होती है और ज़रूर सिखानी ही चाहिए। तो आज की चर्चा इतनी ही। जो प्रेशर की बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने की थी उससे जुड़ी हुई ये सारी बातें, ये सारी चर्चा हमने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, लाइक करने के बाद शेयर करिए, अपने कमेंट्स भी लिखिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको नम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।